इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं हम, और आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, और प्रतिरूप मतलब पैटर्न। प्रतिरूप मतलब प्री में भी इसी के बीच में से क्वेश्चन बनेंगे और मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा। मेंस का कहां से बनेगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। 20 नंबर, 50 नंबर, सॉरी 20 शब्द, 50 शब्द, 125 शब्द, 250 शब्द, ये पीसीएस का पैटर्न है। तो जैसे कहीं पर अगर मैं बता रहा हूँ कि भाई 20 शब्दों में पूछेगा, तो वो डेफिनेशन को याद करना है आपने। बाकी प्री में कैसे पूछेगा वो भी बताऊंगा मैं, मतलब चैप्टर कैसे, बुक को कैसे पढ़ा जाता है वो सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इसको बड़ा करो। धीरे धीरे पढ़ना है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अपवाह का अभिप्राय जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है। अब नहीं आएगा समझ में एकदम से, बार बार 3-4 रीड करना आपने। अपवाह का अभिप्राय, अपवाह से क्या मतलब है? अपवाह का अभिप्राय जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है। क्या आप ये जानते हैं कि नदी और जल धरातल पर प्रवाहित होते हैं? नदियां जमीन पर ही बहती हैं या आसमान पर बहती हैं? जमीन पर बहती हैं। तो वो बोल रहा है कि अपवाह का अभिप्राय जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है। धरातल पर जो जल और नदियां प्रवाहित हो रही हैं उससे मतलब है किसका? अपवाह का। सबसे पहले अपवाह को समझ लिया हमने, अपवाह किसको बोल रहे हैं। अपवाह तंत्र फिर ड्रेनेज सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का संदर्भ क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से होता है। अब ये मेंस का क्वेश्चन क्या है? मेंस में पूछेगा अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में क्या अंतर है। 20 शब्दों में पूछ लेगा आपसे। क्या पूछेगा? 20 शब्दों में पूछेगा अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप में क्या अंतर है, और अब 20 शब्दों में ही आपने अंतर बताना है। तो अपवाह तंत्र का संदर्भ, ये यहां तक ये हमारे काम का नहीं है, यहां से काम का है सरिताओं की उत्पत्ति। सरिताओं की उत्पत्ति। अपवाह तंत्र मतलब पहली चीज हमने जो याद करनी है वो क्या याद करनी है? सरिताओं की उत्पत्ति। दूसरी चीज याद करनी है तथा उनके समय के साथ विकास। 2 कीवर्ड है बस, ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए उसने। अगर आपने 2 चीजें लिख दी तो 2 नंबर में से आपने 1 नंबर खींच लिया। कितना? 1 नंबर खींच लिया। तो फिर दोबारा, अपवाह तंत्र का संदर्भ सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है, जबकि अपवाह प्रतिरूप का संदर्भ, अब फिर क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं, अपवाह प्रतिरूप का संदर्भ यानी ड्रेनेज पैटर्न का संदर्भ क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था। फिर दोबारा जो कीवर्ड है सरिताओं के ज्यामितीय रूप, सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था यानी स्पेशल अरेंजमेंट से होता है। ये इंग्लिश में भी मिल जाएंगे नोट्स, जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना होगा वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे करके मैंने कहा आपको कि अभी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, धीरे धीरे मैंने क्लासेस क्या करनी है, यही सारी चीजें इंग्लिश में भी देनी है, ठीक है। समझाना है आपको कि कैसे कैसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिनका जो वो होगा। तो सरिताओं की उत्पत्ति, उनके समय के साथ विकास, एक पहला ये याद कर लिया। दूसरा हमने याद कर लिया सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था। अभी हम बहुत डीप नहीं गए हैं क्योंकि हमें सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया क्या अंतर होता है। जब वो 250 शब्दों में पूछेगा अब ये ज्यामितीय रूप क्या होते हैं, तो नदी को जब आप ऊपर से देख रहे हैं, माना एरियल व्यू ले रहे हैं आप ऊपर से, तो आप देख रहे हैं नदी किस तरह से बह रही है, नदी किस तरह से बह रही है। तो उसके अलग अलग आपको क्या दिखेंगे? ज्यामितीय रूप दिखेंगे। क्या दिखेंगे? कहीं पर नदी ऐसे ऐसे बह रही होगी कि जैसे एक नदी है उसकी कई ट्रिब्यूटरीज होंगी। क्या होंगी? ट्रिब्यूटरीज मिल रही होंगी, और फिर लास्ट में जब जा रही होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रही होंगी। कई बार नदियां, 2 नदियां क्या कर रही होंगी? पैरेलल में चल रही होंगी। गंगा यमुना को देखा होगा आपने, गंगा ऐसे चल रही है, साथ में यमुना चल रही है ना। तो ज्यामितीय समझते हैं ना, ज्योमेट्रिकल, है ना। तो अपवाह प्रतिरूप, बस इतना अगर आपने काम कर लिया 2 नंबर मिल गया। इतना क्लियर हो गया? सिर्फ दिक्कत कहां पे होती है? याद करने में। क्या करने में?
याद करने में। तो मैंने कहा एक बार में नहीं होगा, एक बार रीड करने से नहीं होगा, कम से कम 30-40 बार क्या करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है। धीरे धीरे इनको समझेंगे हम कि क्या बोलना चाह रहा है। अभी चैप्टर खुला है ये, अभी उसने सिर्फ क्या किया, डेफिनेशन दी है। अब धीरे धीरे खोलते हैं इसको। किसी प्रदेश में उच्चावच तथा जलवायु को दो प्रधान कारक हैं। किसी प्रदेश में उच्चावच तथा जलवायु को दो प्रधान कारक हैं जो प्रवाह प्रतिरूप तथा उसकी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपनी सहायक नदियों के साथ अपवाहित क्षेत्र को अपवाहद्रोणी, ड्रेनेज बेसिन। फिर दोबारा 20 शब्दों में पूछ सकता है ड्रेनेज बेसिन से आप क्या समझते हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। फिर दोबारा, किसी भी नदी तंत्र द्वारा अपनी सहायक नदियों के साथ अपवाहित क्षेत्र को अपवाहद्रोणी या ड्रेनेज बेसिन की संज्ञा दी जाती है। हल्का सा मैं समझा देता हूँ ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। वही माना ये नदी निकली यहाँ से, ये क्या है, इसका स्रोत है। ये एक नदी मिली, दूसरी नदी मिली, तीसरी नदी मिली, चौथी नदी मिली, पांचवी नदी मिली, छठी नदी मिली। छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, माना गंगा को ही ले लो आप, चंद्रभागा भी मिल रही है, आगे जाके सौंग भी मिलेगी। अब अगर हम क्या करें, ये नदी का, ये यहां से निकली थी नदी, बाद में जब गिरेगी वो बात की बात है कि डिस्ट्रीब्यूटरीज में गिरेगी, हम खाली उसका अपवाह बेसिन ले रहे। तो यहां से हमने क्या किया, जहां जहां से उन नदियों के क्या है, जहां से निकल रहे हैं उनको मिला दिया हमने। ये रेखा क्या कर दी, ये रेखा मिला दी, और इसको हमने क्या बोला, बेसिन। कौन सा बेसिन, ड्रेनेज बेसिन। ये कवर हो गया, व्हाइट बोर्ड कवर हो गया, ड्रेनेज बेसिन बोला उसको। जैसे हम लोग कहां पे रह रहे हैं, गंगा बेसिन में रह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे चंद्रभागा बगल से जा रही है, कहां से निकल रही है, उस लाइन को मिलाना पड़ेगा हमको पूरा। क्या करना पड़ेगा, उन सारी ट्रिब्यूटरीज के सोर्सेस को मिलाना पड़ेगा, और जो वो क्षेत्र बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। अपवाहद्रोणी बोलेंगे, हिंदी में भी याद कीजिए, इंग्लिश में भी याद कीजिए। समझ में आ गया। ध्यातव्य है कि एक अपवाहद्रोणी को दूसरे अपवाहद्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक, वाटर डिवाइडर कहते हैं। फिर 20 शब्दों में पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, इसमें जितना भी लिखा हुआ ना, ये सब अपने आप में हर एक लाइन पर एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्या होता है, हर एक लाइन पर एक क्वेश्चन बनता है। इसीलिए हम लोग प्रेजेंटेशन कराते हैं, हम लोग बोलते हैं पूरा याद करते हुए चलिए। क्या कीजिए, और याद करना किसे बोलते हैं, जब आप उसे बोल सको बिना देखे, और जब आप उसे बिना देखे लिख सको। खाली अगर आपने ऐसे पढ़ा तो अखबार पढ़ने जैसा हो गया। जब आप उसको लिख सकते हो और बोल सकते हो, और बिना रुके अगर आप पूरे चैप्टर को आधा 1 घंटा 2 घंटे तक लगातार बोल सकते हो, तो तब समझना आपको याद हो गया, कभी भी दिक्कत नहीं होगी पेपर में। क्लियर हो गया, ठीक है। एक अपवाहद्रोणी को दूसरे अपवाहद्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहते हैं, वाटर डिवाइडर कहते हैं। वाटर डिवाइडर की डेफिनेशन पूछेगा, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। 20 शब्द बोले जाते हैं, जरूरी नहीं है कि 20 ही शब्दों में लिखना है, 15 में हो सकता है, +-5 चलता है। जब या तो फिर खींचो उसको, और 20 शब्दों के लिए क्या करो, 20 शब्दों में खींचो। पर मैंने कहा अगर आप इतना भी लिखते हो पीसीएस में, इतने में भी आपको नंबर मिल जाता है। जल विभाजक समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, भारत नदियों का देश है, यहाँ 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। इनके अपवाह को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है, यथा हिमालय का अपवाह, प्रायद्वीपीय अपवाह। भारत नदियों का देश है, नदियां हैं हमारे देश में बहुत सारी, तो हमने क्या कर दिया, 2 भागों में कर दिया, एक हिमालय का अपवाह, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह। सबसे पहले हम हिमालय का अपवाह पढ़ रहे हैं। हिमालय का अपवाह मतलब हिमालयन ड्रेनेज। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। क्या होती थी, अब हम तो क्या हो रहा है कि हम जैसा देख रहे हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही चला आ रहा है पहले से। ऐसा नहीं चला आ रहा भाई। आपको मैं हर जगह पे समझा रहा हूं कि गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, अगला भाग उसके नीचे गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे गया, बीच में टेथिस सी था, टेथिस सी का पानी इधर उधर, और जो उसमें सेडिमेंटेशन था वो क्या हुआ, उठा, ग्रेटर हिमालय बना, मिडिल हिमालय बना, और ग्रेटर और मिडिल हिमालय के अवसादों से क्या बना, शिवालिक बना। ये मैं बता चुका हूं पहले, है ना। अब हम सोच रहे हैं कि जब हिमालय बना तब ये नदियां बनी, ऐसा नहीं है। ये नदियां पहले से थी। कौन कौन सी, सिंधु, इंडस। मैंने आपको पूरा मैप में दिखा रखा
कि कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर से होते हुए जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, ये सब मैप में दिखा रखा है। लेह मैंने कहा सिंधु नदी के तट पर है, ये भी बता रखा है। सतलज मैंने बता रखा आपको, ये भी तिब्बत से निकलती है। वैसे भी ये 3 नदियां आपकी कहाँ से आ रही हैं? भारत के बाहर से आ रही हैं। सतलज मैंने आपको बताया कि शिपकिला दर्रे से एंटर कर रही है, फिर हिमाचल प्रदेश में आ रही है, फिर ये भी बाद में कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में जा रही है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया मैंने, ये भी क्या है? ये भी तिब्बत से है, चाइना जिसे बोलते, चाइना ने कैप्चर कर दिया है ना। ये भी उस तरफ को जा रही है। पहले कभी इंडो ब्रह्मा रिवर इस तरफ को आती थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र का जो फ्लो है वो किस तरफ को है? पहले इस तरफ को थी इसका फ्लो, लेकिन अब किस तरफ को है? उस तरफ को है। और फिर क्या होती है? यांगयाप दर्रे के निकट से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, वहां पे इसको दिहांग बोलते हैं, फिर असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, फिर उसको बांग्लादेश में जमुना जी बोलते हैं, फिर वो पद्मा जी से मिलती है, फिर लास्ट में पद्मा जी बनती है, फिर उसमें मेघना जी गिरती हैं, फिर मेघना जी के नाम से वो क्या होता है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये बता रखा है। ठीक, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं सुने हैं तो नहीं समझ में आएगा ये। अगर आपने शुरू से लेक्चर सुन लिए तब आपकी समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है। और अगर आपने लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्लियर हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी टेथिस भूसन्नति में गिरती थी, तथा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि भी उत्तर प्रवाहित होती हुई टेथिस भूसन्नति में गिरती थी। ऐसा नहीं कि ऊपर से ही आ रही थी नदियां टेथिस सी में, मतलब बीच में थोड़ा इधर दिखाइए, ये टेथिस सी था, ठीक है। इधर से इधर वाले जमीन से नदियां गिर रही थी। कौन कौन सी? 3 नदियां याद करनी है। और इधर से भी गिर रही थी नदियां, इधर से भी क्या हो रही थी? उत्तर प्रवाहित। मैंने बता रखा आपको, सोन नदी के बारे में बता रखा है। सोन एक ऐसी नदी है, गंगा की ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो नीचे से ऊपर जाकर, बड़ी नदी है, और भी होंगी छोटी छोटी नदियां होंगी, लेकिन एक बड़ी नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ऊपर जाकर क्या पटना के आसपास गंगा से मिलती है। यह नदी पहले भी ऐसे ही बह रही थी, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से पहले। चंबल मैंने बता रखा आपको, चंबल भी ऐसे में जा रही है। चंबल भी पहले बह रही थी और टेथिस सी में गिर रही थी। बेतवा भी गिर रही थी, केन, ये सब नदियां क्या हो रही थी? उत्तर प्रवाहित होकर टेथिस सी में गिर रही थी। इतना समझ में आ गया? फिर क्या हुआ? टेथिस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। यह आपको पता है, ग्रेटर हिमालय, बिल्कुल, है ना। चलो, इतना समझ में आने लगा, बढ़िया बात है। टेथिस भूसन्नति के मलबे, टेथिस भूसन्नति में जितना भी सेडिमेंटेशन था, वही सेडिमेंटेशन तो क्या हुआ? उठकर हिमालय बना है। टेथिस भूसन्नति के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। जिसका उत्थान क्या हुआ? धीरे धीरे। हिमालय ऐसे नहीं बना कि प्लेट 2 कारें टकराई और एकदम से हिमालय बन गया। मैंने कहा आज भी प्रोसेस चल रही है, आज भी हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, प्रोसेस चल रहा है अभी भी। इसीलिए यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन की संज्ञा देते हैं हम हिमालय को। क्या है? ज्योग्राफी में करोड़ सालों को नया ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये करोड़ साल पुरानी कोई चीज है तो ये नई है। ये समझ में आ गया? अब नया ये मत सोचना कि मेरे जन्म से पहले हिमालय बना और वो नया है। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन मीन्स जो उसका काल है वो ज्योग्राफी में अगर करोड़ साल भी हम बोल रहे हैं तो उसको नया ही माना जाता है। ठीक है। टेथिस भूसन्नति के मलबे से भारतीय प्लेट के दबाव से वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। दिमाग यहीं रखना, तभी समझ में आएगा। वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ। फलस्वरूप सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र ने मार्ग में उठने वाले वृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववत बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप इन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। एंटीसीडेंट। आपसे फिर दोबारा मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि एंटीसीडेंट रिवर्स किन्हें कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां किसे कहा जाता है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ होगा वो बोलेगा कि जो पूरब की तरफ बहती हैं उन्हें पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती नदियां मतलब हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां बह रही थी पहले से और टेथिस सी में गिर रही थी, और हिमालय के जब उत्थान हो रहा था धीरे धीरे, मतलब हिमालय उठ रहा था और ये नदियां क्या कर रही थी? उनको काट रही थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट रिवर्स कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक, सभी की समझ में आ गया? कोई है जिसकी समझ में ना आया हो?
आगे, इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया। अब आप खुद सोचिए एक चीज कि एक नदी बह रही है और उसके सामने धीरे धीरे उत्थान हो रहा है। क्या हो रहा है? एक मलबे का ढेर क्या हो रहा है? उठ रहा है। तो जैसे जैसे वो मलबा उठता रहेगा वैसे वैसे वो उसको क्या करती रहेगी? काटती रहेगी। ये पहले के लेक्चर्स में बता चुका हूं, इसीलिए आई शेप वैली बनाती है इंडस। क्या बनाती है? आई शेप वैली से साफ साफ पता चलता है कि हिमालय उठ रहा था और ये उसको लगातार क्या कर रही थी? काट रही थी। इसीलिए आई शेप वैली। मतलब अगर आप उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर गॉर्ज है, इंडस का गॉर्ज है, तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल बाल की तरह दिखाई देगी इंडस, इतनी छोटी दिखाई देगी। और बिल्कुल कैसा है? सीधा स्लोप है, मतलब नीचे गए तो सीधे नदी में ही गिरेंगे। आई शेप वैली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नदियां दो ही प्रकार की वैली बनाती है, तो आई शेप वैली बनाती है या वी शेप वैली बनाती है। ठीक है। और साथ में यह भी बताया था कि जो ग्लेशियर होगा वो यू शेप वैली बनाएगा। अगर ग्लेशियर कहीं से गुजरेगा तो क्या बनाएगा? यू शेप वैली बनाएगा। वो पढ़ना है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो इन तीनों नदियों ने बृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है। इंडस के गॉर्ज से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय पड़ा था ना। सतलज से फिर सतलज से काली ऑब्लिक शारदा नदी तक क्या? कुमाऊं हिमालय पड़ा था। एक आपने क्या याद करना है? पूर्ववर्ती नदियां। दूसरा आपने याद करना है गॉर्ज किसे कहा जाता है। तो गॉर्ज इन तीनों, इन्हीं ने नहीं, औरों ने भी किया होगा, बट इन तीन नदियों ने बृहद हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया, जिन्हें गॉर्ज कहा जाता है। जैसे सिंधु गॉर्ज जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया, शिपकिला गॉर्ज हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया, तथा कोरबा गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। अगर ब्रह्मपुत्र नहीं लिखा होगा तो दिहांग लिखा होगा। ब्रह्मपुत्र और दिहांग, वहां पर दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसको क्लियर हो गया? तो कोरबा गॉर्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। अब फिर यहां से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछेगी, 3 गॉर्ज के नाम देगी और क्या करेगी? नदी इस तरफ नदी करेगी, आपको क्या करना है? मैच करना है। सिंधु गॉर्ज बहुत आसान है, सिंधु नदी बना रही है, लेकिन शिपकिला जल्दी से नहीं पहचान पाएंगे आप कौन बना रही है। तो शिपकिला गॉर्ज कौन बना रही है? सतलुज नदी बना रही है। कोरबा गॉर्ज कौन बना रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है। तो आपने सिर्फ क्या करना है? मैच करना है। 3 पर एक क्या कर देगा? वो क्वेश्चन देगा, यानी एक तरफ गॉर्ज एक तरफ नदी, बोलेगा किस नदी पर कौन सा गॉर्ज है। क्लियर हो गया? जब पेपर प्रैक्टिस करा रहा हूंगा तो वहां पे आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूं। आगे, बृहद हिमालय के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के दौरान वर्षा जल हिमालय पर नदी घाटियों का कहां चले गए भैया आप? बृहद हिमालय के धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के दौरान वर्षा का जल हिमालय पर नदी घाटियों का विकास किया। बृहद हिमालय की चोटियों के हिम रेखा के ऊपर उठने के पश्चात बृहद हिमालय पर बर्फ का आवरण हो गया, जिनसे निकले हिमनद नदियों द्वारा बनाई गई घाटियों से होकर बहने लगे। इस प्रकार बृहद हिमालय में पहले नदी घाटियां बनी, फिर हिमनद। पहले क्या बनी? हिमनद बने। इन नदियों को अनुवर्ती नदियां कहा जाता है। वर्षा जल हिमालय पर नदी घाटियों का विकास किया। वर्षा के जल ने हिमालय पर नदी घाटियों का विकास किया। बृहद हिमालय की चोटियों के हिम रेखा से ऊपर उठने के पश्चात बृहद हिमालय पर बर्फ का आवरण हो गया, जिनसे निकले हिमनद नदियों द्वारा बनाई गई घाटियों से होकर बहने लगे। इस प्रकार बृहद हिमालय में पहले नदी घाटियां बनी, फिर हिमनद बने। इन नदियों को अनुवर्ती नदियां कहा जाता है, क्योंकि ये ढाल बनने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती है। अब अभी हमने जो पहले नदियां पढ़ी उनको क्या कहा गया? एंटीसीडेंट रिवर्स। और इनको क्या कह रहे हैं हम? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। क्या बोल रहे हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ दिखाइए उसी जी। क्या दिखाई दे रहा है? जब हिमालय उठा होगा ना, तो किस तरह से उठा होगा हिमालय, ये पता है?
हिमालय जब उठा होगा ना, तो अगर मैं सिर्फ ग्रेटर हिमालय की बात कर रहा हूं तो पहले कभी इतना उठा होगा, एक ढेर उठ गया, उठ गया। अभी ये उतनी हाइट पर नहीं गया कि बर्फ पड़े, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो वर्षा हुई होगी, जब वर्षा हुई होगी तो वर्षा के जल ने क्या किया होगा, अपना रास्ता बनाया होगा, इस ढेर को काटा होगा। इस ढेर को काटा होगा तो पहले इतना बना होगा, फिर इतना बना होगा, फिर इतना बना होगा। ये दिख रहा है आपको क्या क्या बना रहा हूं मैं? भाई नदी कभी यहां बहती थी, फिर यहां बहती थी, फिर यहां 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 करते करते क्या हो गया? समझ में आ रहा है आपको ये? लेकिन मैंने कहा ये ढेर क्या हुआ, फिर और ऊपर उठा, क्या हुआ? अब मैं पूरा वहां तक नहीं जा पा रहा हूं, इतने में समझो कि ये ढेर फिर ऊपर उठा होगा। और फिर मुझे वायुमंडलीय विशेषताओं पे जाना पड़ेगा कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर यह भी समझना आपने कि हिमालय भाई बर्फ क्यों पड़ती है। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। यह वायुमंडल की विशेषता है। यह क्या है? वायुमंडल की विशेषता है। इतना क्लियर हो गया? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, ये वायुमंडल की विशेषता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर, जब हम क्या होता है 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या आती है? कमी आती है। नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मतलब वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये उसकी विशेषता है, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको आपने अनुभव भी किया होगा। आप ऋषिकेश में है, यहाँ पे गर्म हो रहा है, पसीना भी आ रहा होगा हल्का फुल्का। आप थोड़ा ऊपर जाइए, टिहरी जाइए, आपको वहां पे क्या लगने लगेगा? ठंडा लगने लगा। जोशीमठ जाइए, नंदा देवी की चोटी पे जाइए, वहां बर्फ पड़ रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल की विशेषता है। इस विशेषता की वजह से क्या हुआ, जब ये ढेर उठा, क्या हुआ? जब ये ढेर उठा तो उठते उठते एक टाइम ऐसा आया, ये ढेर जब उठा तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि एक लाइन होती है ऐसी, जिस लाइन से ऊपर क्या होता है, हमेशा 12 मास बर्फ रहती है। 12 मंथ क्या रहती है? 12 महीने क्या होती है? बर्फ पिघलती नहीं है वहां, सूर्य उत्तरायण हो दक्षिणायन हो। एक तो बर्फ पड़ेगी, यहां तक पड़ेगी। कहां तक पड़ेगी? माना यहां तक पड़ेगी। लेकिन क्या होगा, जैसे सूर्य उत्तरायण होगा यानी सूर्य कर्क रेखा पे आएगा, वैसे ही क्या होना शुरू हो जाएगा, बर्फ, ये वाली बर्फ नीचे वाली पिघल जाएगी। नीचे यहाँ बुग्याल आ जाएंगे। बुग्याल बोलते हैं जो मीडोज होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, उस तरह के दिख जाएंगे आपके। हो सकता है नीचे फिर ट्री लाइन हो, एक ट्री लाइन होगी जहां पर जंगल खत्म हो जाते हैं, उसको ट्री लाइन बोलते हैं। क्या होते हैं? ट्री लाइन खत्म होने के बाद आपके क्या होते हैं? ग्रासलैंड स्टार्ट होते हैं, जिन्हें हम बुग्याल बोलते हैं उत्तराखंड में। तो बर्फ तो नीचे तक पड़ी थी, लेकिन क्या हुआ, ये पिघल गई। लेकिन इस लाइन से ऊपर वाली बर्फ कभी नहीं पिघलती है, 12 महीने नहीं पिघलती। इसको क्या बोलते हैं? हिमरेखा। क्या बोलते हैं? हिमरेखा। अब मैंने कहा कि ये ढेर उठता रहा, तो भाई इसमें पहले से ही क्या हो रखा था, मतलब क्या बने हुए थे? नदियों ने, जो बरसाती नदियां थी, उन्होंने वी शेप वैली बना रखी थी। उन्हीं वी शेप वैली से होकर क्या हुआ, ग्लेशियर गुजरा। क्या हुआ? ग्लेशियर गुजरा। और जब ग्लेशियर गुजरा तो उसने क्या बनाया? यू शेप वैली बना दी। तो जब आप हिमालय पे जाते हो तो आपको इस तरह का दिखता है। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो ग्लेशियर तब गुजरे। तो अब ऐसी नदियों को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार बृहद हिमालय में पहले नदी घाटियां बनी, फिर हिमनद बने, फिर क्या बने? इन नदियों को अनुवर्ती नदी या कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि ये ढाल बनने के पश्चात ढाल के अनुरूप बहना प्रारंभ करती है। क्लियर हो गया? ठीक। फिर आगे बढ़िए। बृहद हिमालय की नदियों द्वारा लाया गया अवसाद, ऊपर चलिए भाई। बृहद हिमालय की नदियों द्वारा लाया गया अवसाद बृहद हिमालय के दक्षिण टेथिस भूसन्नति में जमा किया गया। अब भाई अभी तो टेथिस ही है ना, अभी पूरा हिमालय नहीं बना। अभी तो एक फोल्ड उठाया खाली, टेथिस भूसन्नति।
वृहद हिमालय की नदियों द्वारा लाया गया अवसाद वृहद हिमालय की दक्षिण तैतीस भूसन्नति में जमा किया गया, जिससे विभिन्न चट्टानें जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट इत्यादि का निक्षेप हुआ। निक्षेप मतलब डिपॉजिट हुआ, निक्षेप मतलब डिपॉजिट हुआ, जिसके फलस्वरूप तैतीस की तलहटी अवसाद भार से लचकती गई। जब ज्यादा भार पड़ेगा तो क्या होगा, किसी भी चीज पर जब इस पे मैं अगर 1000 किलो रख दूंगा तो ये भी लचकेगा, लचकेगा, लचकती गई। इस पर पुनः भारतीय प्लेट के दबाव से मध्य या लघु हिमालय की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, जिसे वृहद हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों जैसे यमुना, गंगा, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता नदियों ने मध्य हिमालय को काटकर अपनी घाटी पूर्वत बनाए रखा। ठीक है भाई, ग्रेटर हिमालय पे तो बना दिया था उन्होंने। अब तब तक क्या हुआ, ये जो बता रहा है कि इससे निकलने वाली नदियों ने अवसाद जमा करती रही, किसमें, तैतीस भूसन्नति में जमा करती रही, जमा करती रही तो लचक पड़ी उस पर। फिर क्या हुआ, भारतीय प्लेट का फिर दबाव पड़ा, ग्रेटर हिमालय तो बन ही रहा था, तब तक दूसरा हिमालय भी स्टार्ट हो गया उठना। कौन सा, मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं, हिमाचल रेंज भी बोलते हैं, साथ में लघु हिमालय भी बोलते हैं, वो उठना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा, अब इस हिमालय को किसने काटा, हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियां। कौन सी, हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियां जैसे गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता नदियों ने मध्य हिमालय को काटकर अपनी घाटी पूर्वत बनाए रखा। फिर उन्होंने इसको मिडिल हिमालय को काटा, इसलिए यह मध्य तथा शिवालिक हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। अब यह भी ध्यान रखना आपने, ग्रेटर हिमालय के लिए एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी हैं, पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए एंटीसीडेंट रिवर्स कौन सी है। इतना समझ में आया, क्योंकि अब ये हिमालय से पहले से ही बह रही थी, क्योंकि हिमालय उठ गया था, बर्फ पड़ रही थी, सूर्य उत्तरायण हो रहा था या जो भी है, उसकी वजह से वो पिघल रहा था, और वो पानी कहाँ जा रहा था, तैतीस भूसन्नति में गिर रहा था। तब तक क्या हो गया, मिडिल हिमालय उठ गया, अब उसको काटा। तो मिडिल हिमालय के लिए पहले से एक नदी बह रही थी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी तथा तीस्ता नदी। इतना समझ में आया। तो अब इनके लिए, यानी अब फिर उसके बाद क्या होगा, इसके अवसादों पर कौन बनेगा, शिवालिक बनेगा। ये जितने भी ढेर दिख रहे हैं आपको, ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के अवसादों से बने हैं। किससे बने हैं, समझ में आया। तो इनको भी तो काटेगी ये नदियां, किनको, गंगा, ये जो नदी दिख रही, गंगा, यमुना, काली, गंडक, कोसी, इनको भी काटेगी। तो इन दोनों के लिए, किसके लिए, मिडिल हिमालय और शिवालिक के लिए ये एंटीसीडेंट रिवर्स हो गई। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा बैठे हैं, उन्हें बता दीजिए कि अभी लेक्चर चल रहा है, अभी बीच में नहीं रोक सकते, आ रहे हैं। फिर मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने मध्य हिमालय, यहीं पर है हम, मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने मध्य हिमालय के दक्षिण तैतीस भूसन्नति में अवसाद किया, जिस पर पुनः भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व खिसककर दबाव डालने से शिवालिक श्रेणी का क्या हुआ, उत्पत्ति हुई। स्मरणीय है कि मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिण पर्वत पाद के सहारे पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने लगा, जो पश्चिम में पाकिस्तान की सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिरता था। भाई एक पहले इंडो ब्रह्मा रिवर जो थी ना, वही आज ब्रह्मपुत्र है। पहले क्या, कौन सी रिवर थी, इंडो ब्रह्मा रिवर। जब एक पार्ट उठ गया तो उसका मार्ग बाधित हो गया, किसका, इंडो ब्रह्मा रिवर का, और जो इस तरफ को बहती थी अब वो उस तरफ को बहने लगी। ब्रह्मपुत्र नदी को अगर मैं बोलूं पुराना नाम क्या है तो इंडो ब्रह्मा रिवर है। और इंडो ब्रह्मा रिवर कहां को आती थी, इस तरफ को आती थी, क्योंकि अब उठाव हो गया ना बीच में, उसके मार्ग बाधित हो गया, तो अब वो किस तरफ को बहने लगी, उस तरफ को बहने लगी। इसी चीज को समझा, सिर्फ शब्दों का खेल है। मैंने बोल दिया, आपकी उत्तर पुस्तिका, आपकी आंसर शीट ही आपका क्या परिचय है। वो नहीं जानता कि ये व्यक्ति पुरुष है, महिला है, बालक है, बालिका है, देखने में कैसे है, कुछ नहीं जानते हैं वो लोग। वो सिर्फ क्या देखते हैं, आपका लिखा हुआ देखते हैं। इस चीज को समझ लो, अगर आप कंपटीशन में हो, अगर आपने अच्छा लिखा तो आप बनोगे, और आप कितने भी अच्छे हो, आपने अगर नहीं लिखा तो आप नहीं बनोगे। और उसे लिखने के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए सारी चीजें।
ये जो चीजें हैं ना, ये दिख रही हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये तब तक होनी चाहिए जब तक कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन नहीं आ जाता, जब तक आप उसको पूरा नहीं लिख देते। मेंस लिखने के बाद मैं कह रहा हूं भूल जाना सब कुछ, लेकिन मेंस तक आपको ये सारी चीजें, मेंस तक क्या, इंटरव्यू तक याद करनी पड़ेंगी, फिर इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे, हो सकता है। अगर आपने बोल दिया मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, इंडो ब्रह्मा रिवर के बारे में पूछ लेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में बताइए क्या है। वैसे पूछते नहीं है सब्जेक्ट से, उनको भी पता है कि आप यहां तक पहुंच गए तो कुछ करके ही पहुंचे होंगे ना, पढ़कर ही पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी क्या पता इंटरव्यू पूछने, इंटरव्यू वाले का, है ना, इंटरव्यू बोर्ड में कौन बैठा है। तो मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने मध्य हिमालय के दक्षिण 33 भूसन्नति में अवसादन किया। क्या किया? मतलब सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स जमा किए, जिस पर पुनः भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व खिसक कर दबाव डालने से शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हुई। दबाव लगातार चल रहा है, किसका? भारतीय प्लेट, अभी भी चल रहा है। आपको मैंने बताया भी, आज कन्याकुमारी भले ही 8 डिग्री 4 मिनट पर है, आज से 1 करोड़ साल बाद आना, 8 डिग्री 4 मिनट पर नहीं मिलेगा वो आपको। इंडियन ओशन का आकार बढ़ रहा है, और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या हो रहा है, धीरे 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 करके क्या हो रहा है, खिसक रहा है ना ऊपर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे 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 क्या होगा, वो लैटिट्यूडनल पोजीशन जो उसकी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो समझ में आ गया? स्मरणीय है कि मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिण पर्वत पाद के सहारे पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने लगा, जो पश्चिम में पाकिस्तान की सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में गिरता था। इसे इंडो ब्रह्मा या शिवालिक नदी कहा जाता था। आपसे पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी का पुराना नाम क्या है? शिवालिक नदी कहा जाता था। जो कहा जाता था मतलब ऐसा नहीं है कि कोई क्लास में ऐसे पढ़ा रहे थे और वो बोल रहे थे, आधुनिक ज्योग्राफर ने नाम दिया है। ये कौन सा उस समय इतने लोग थे जो ये बोल रहे होंगे कि नहीं जी इंडो ब्रह्मा आज नहाना है? जो आधुनिक ज्योग्राफर है उन्होंने नाम दिया कि इंडो ब्रह्मा रिवर थी, वही आज क्या है, ब्रह्मपुत्र है। या शिवालिक रिवर थी, वही आज क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ये टेथीज नाम कोई उस जमाने में थोड़े दिया जब वो पृथ्वी के नीचे भूखंड था, तब हमने थोड़े बोला कि उसका नाम जी क्या था, पेंजिया था, या ऊपर जो समुद्र महासागर था उसका नाम पेंथालासा था। उस जमाने में तो लोग थे ही नहीं, मनुष्य था ही नहीं, तो कहां से नाम देंगे? वो आधुनिक ज्योग्राफर वेगनर ने दिए ये नाम कि जी इसको मैं पेंजिया बोल रहा हूं। अगर सारा भूखंड नीचे था तो वो पेंजिया था, ऊपर सारा पानी था तो उसका नाम क्या था, पेंथालासा था। या जैसे मैं बोल रहा हूं कि गोंडवाना प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक वाटर बॉडी थी बहुत बड़ी, जिसको हमने क्या दिया, टेथिस नाम दिया। तो ये आधुनिक भूगोलवेता दे रहे हैं। इतना समझ में आ गया? इसी अवसादन पर भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व गतिशील होकर दबाव के फलस्वरूप शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति हुई, जिसे मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने काटा और शिवालिक के लिए पूर्ववर्ती कहलाई। कहां से? मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियों ने काटा और वो शिवालिक के लिए क्या कहलाई, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाई। इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। क्या आप जानते हैं, बाद में देखेंगे। शिवालिक की उत्पत्ति के समय ही अरावली दिल्ली कटक ऊपर उठा। अब ये आईएएस का क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से पूछें कि आईएएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आईएएस का क्वेश्चन है। शिवालिक की उत्पत्ति के समय ही अरावली दिल्ली कटक ऊपर उठा, जिससे इंडो ब्रह्मा नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इंडो ब्रह्मा नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वो पूछेगा आपसे कि भाई पहले इंडो ब्रह्मा रिवर इस तरफ को बहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो उस तरफ को बहने लगी है, जिसे हम आज ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो आपने बोलना अरावली दिल्ली कटक के ऊपर उठने से। यही आंसर है आपका। क्या है? अरावली दिल्ली कटक के ऊपर उठने से मार्ग उसका बाधित हो गया। अब चढ़ तो सकती नहीं थी नदी, तो उसने अपना मार्ग क्या कर दिया, उस तरफ को कर दिया। दिल्ली अरावली कटक के पश्चिम इसकी घाटी आगे सूख गई, जिसे परित्यक्त घाटी कहते हैं। वो घाटी के चिन्ह आज भी दिखते हैं हमें इंडो ब्रह्मा रिवर के। आज यह सरस्वती या घग्गर के नाम से अवशिष्ट घाटी के रूप में हरियाणा तथा राजस्थान में स्थित है। हरियाणा राजस्थान में इसके पूरे पूरे क्या मिल गए हैं, साक्ष्य मिल गए हैं। जब हमने बोला कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ, तब उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो। किसने? पाश्चात्य लोगों ने। और जब आज हम उनको प्रमाण दे रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि भैया क्या भारतीय जो क्या है पुस्तकें हैं, वेद हैं या अन्य चीजें हैं, जहां पर ये चीजें लिखी हैं, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो सरस्वती या घग्गर, ये सरस्वती नदी थी, आज ये मतलब ये क्या हो चुकी है, डाउन हो, मतलब नीचे
चला गया इसका जल। तो जब हरियाणा में खोद के देखा तो मीठा जल मिल रहा है। भाई ये मीठा जल कहाँ से आया? तो बताया जा रहा है कि जो पुरानी सरस्वती थी, जो आज ऊपर से सूख गई है, लेकिन क्या है, ग्राउंड वाटर उसका अभी भी क्या है, चल रहा है। तो सरस्वती या घग्गर के नाम से अवशिष्ट घाटी के रूप में हरियाणा तथा राजस्थान में स्थित है। दिल्ली कटक के ऊपर उठने से इंडो ब्रह्मा नदी छिन्न भिन्न हो गई एवं वर्तमान 3 नदी तंत्रों में बढ़ गई यथा। इंडो ब्रह्मा रिवर छिन्न भिन्न हो गई, 3 नदी तंत्रों में बढ़ गई। इस लाइन को खास याद करना है आपने। नंबर 1 सिंधु तंत्र, सिंधु तंत्र। अब ये 1 बाई 1 करके समझा रहा है। पहले सिंधु तंत्र को समझाएगा, फिर दूसरे तंत्र को समझाएगा, फिर तीसरे तंत्र को समझाएगा। इतना क्लियर हो गया? तो 5 मिनट बाद मैं आपको सिंधु तंत्र के बारे में बता रहा हूं।